हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल जब रखा जाता है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ये निकालना सीखा था। आज हम गॉसेस थ्योरम के विषय में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एरिया वेक्टर क्या होता है ये सीखना पड़ेगा। ओके, तो पहले एरिया वेक्टर पढ़ते हैं। एरिया वेक्टर, ओके। तो फ्रेंड्स, सपोज ये कोई एरिया है, ओके। ये कोई एक एरिया है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैपिटल ए है, ओके। तो इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर को होगी, ओके। जैसे ये एक एरिया है तो इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ठीक परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ओके। तो हम इसको ऐसा बना दे रहे हैं, इसे डिनोट करेंगे हम ए कैप से, ओके। तो एरिया वेक्टर किस तरीके से डिफाइंड होता है? वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड उसका और उसकी डायरेक्शन, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। इस एरिया के ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर को, ओके। तो its direction is perpendicular to the plane upward direction, ओके। और एरिया वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके फ्रेंड्स, जहाँ पर ए इस एरिया का मैग्नीट्यूड है और ए कैप जो है इसकी डायरेक्शन है, ओके फ्रेंड्स। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में पढ़ते हैं। गॉसेस थ्योरम सीखने से पहले फ्रेंड्स इन दो टर्म्स का आना बहुत जरूरी है, एक तो एरिया वेक्टर और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a given area is the total number of electric field lines passing through that area normally, okay, and it is denoted by phi e, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक एरिया है अपने पास, ओके। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया है अपने पास, इस एरिया से पास होने वाले जितने भी फील्ड लाइंस होंगे वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ओके। नॉर्मली पास होंगे जो ये जो एरिया है इसका मैग्नीट्यूड एस है और इसकी डायरेक्शन इसके ठीक परपेंडिकुलर है, तो वो ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन, ओके फ्रेंड्स। तो ये जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है,
सपोज यहाँ से इधर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक एरिया रखा हुआ है फ्रेंड्स, तो इस इसका मैग्नीट्यूड जो है एस है और इसकी डायरेक्शन भी इधर को है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ओके। तब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा, ई डॉट एस, ओके। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई एस कॉस थीटा, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर की, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो कितना आ जाएगा, ई एस, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया E इंटू एस। एस यहाँ पर एरिया है और E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। ओके फ्रेंड्स, अब सपोज ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कुछ एंगल बना रहा है, इसके ठीक इससे 0 डिग्री पर ना होकर के कुछ एंगल बना रहा है, तब इस केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। if the area is not normal to the direction of E, direction of electric field, but makes an angle theta, then the electric flux, then the flux through the area is, okay। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से एरिया रखा हुआ है। इसका जो इस पे जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, ओके। ये एंगल थीटा है, ओके फ्रेंड्स। ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ से इधर को एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और जो हमने वो रखा है सरफेस इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो परपेंडिकुलर ना होकर के ठीक थोड़ा सा मुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, ओके। इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे होगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पर जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एंगल अभी थीटा है, ओके फ्रेंड्स। तो इन दोनों का जो एंगल है वो थीटा है। तब ये इसका मैग्नीट्यूड है एस और ये एरिया वेक्टर है, ये इस पर ये परपेंडिकुलर है इस तरीके के, तो ये एरिया वेक्टर है, ओके। तब इस एरिया वेक्टर का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, एस कॉस थीटा होगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका क्या होगा, ये सपोज ये एस है और यहाँ पर ये थीटा एंगल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इस एरिया का, इस वेक्टर एस का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एस कॉस थीटा, ओके फ्रेंड्स। तब इस केस में जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थीटा की डायरेक्शन में इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ई एस कॉस थीटा, ओके। तो ये हमें इस केस में फ्लक्स मिल जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई डॉट एस फाई ई इज इक्वल टू, ओके। जब एरिया वेक्टर जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, तब उस केस में हमें फ्लक्स जो मिलेगा वो होगा ई एस कॉस थीटा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
एंड इट्स यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये है ई डॉट एस, एस एरिया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इसका यूनिट हो जाएगी, या फिर इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ये इसकी यूनिट है। ओके फ्रेंड्स, तो अब गॉसेस थ्योरम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इस थ्योरम की। ओके, तो गॉसेस थ्योरम पढ़ते हैं। तो गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ देखते हैं पहले, स्टेटमेंट इसका। गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface, through a closed surface in free space, in free space is equal to, is equal to 1 upon epsilon naught times, is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by, total charge enclosed by the closed surface, by the closed surface। ओके, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ओके, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम स्टेटमेंट, जो टोटल फ्लक्स है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी टोटल चार्ज होगा, ओके, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है। ओके, तो ये क्यू है, ये टोटल चार्ज है किसी भी, जैसे सपोज ये कोई चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू इस क्लोज सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तब अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड जो है वो चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है फ्रेंड्स। फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। ओके, इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, आइसोलेटेड चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है। ओके, किसी सेंटर ऊपर रखा है और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है। ओके, ये डिस्टेंस आर है। ओके फ्रेंड्स, लिख लेते हैं इसको, कंसिडर an isolated charge plus q is placed at point P, okay, placed at point O. Okay, also consider a point P at distance r,
फ्रॉम पॉइंट ओ, फ्रॉम द सेंटर ओ। ओके, अब इस पॉइंट पी से पास होने वाला अब हम एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। ओके, लेट अस ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो अब हम इस पॉइंट पी से पास होकर होने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींचेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ओके, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ओके, अब हमने इस पॉइंट पी से पास होकर के जाने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींचा। ओके, लेट अस ड्रॉ a spherical Gaussian surface pass through पॉइंट P। ओके, P से पास होकर के जाने वाला हमने एक गॉसियन सरफेस खींचा है स्फेरिकल। अब फ्रेंड्स, एक गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये इस चार्ज Q को इंक्लोज्ड करेगा और इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। ओके, तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो सेम r डिस्टेंस पर यहाँ पर भी E रहेगी, यहाँ पर भी E रहेगी, यहाँ पर भी। तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ओके, तो अब इस गॉसियन सरफेस पे जो हमने ड्रॉ किया है, सपोज इस गॉसियन सरफेस का हम एक छोटा सा एलिमेंट ds ले लेते हैं। ओके, सपोज ये एक छोटा सा एलिमेंट है हमारे पास ds, इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ds है, जिसकी डायरेक्शन इसके ठीक परपेंडिकुलर होगी बाहर की ओर को, ds। ओके, ये ds की डायरेक्शन है इसके ठीक परपेंडिकुलर बाहर की ओर को। ओके, और इस पॉइंट जो ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी ठीक बाहर की ओर को होगा, ds की ही डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ds और ये जो E है इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे पहले। ओके, फिर जो भी हमें वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा उसी को हम इंटीग्रेट करके इस पूरे क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकाल देंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, consider a small elementary area ds। now consider a small elementary, ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds, elementary area ds, then the small amount of flux pass through that surface, then the small amount of flux pass through the area ds is। ओके, तो पहले इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। वो कितना आएगा,
इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, डी फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, ठीक है। तो ई डॉट डी एस यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इसको जब हम खोलेंगे तो आएगा ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इन दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा ई डी एस। ओके, तो हम इसे इक्वेशन 1 कर देंगे। ओके, नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द होल गॉसियन सरफेस। नाउ द टोटल electric flux pass through the whole Gaussian surface is, क्या हो जाएगा वो, इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम। फाई टोटल जो होगा वो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। क्लोज सरफेस है तो इसलिए ये क्लोज इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ पर ई डी एस। ओके फ्रेंड्स, तो ई तो कांस्टेंट है, ई बाहर कर दिया हमने क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ई बाहर कर देंगे तो ये आ जाएगा डी एस। ओके, अब हमें पता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ई की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और ये इंटीग्रल कितना आएगा, इसका सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये स्पेयर है, स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो ये जो है क्लोज इंटीग्रल डी एस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रूव हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये है जो इस पूरा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है इससे पास होकर जाने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी जितना भी चार्ज इंक्लोज्ड है क्यू, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही है गॉसेस थ्योरम। ओके, और जो गॉसेस थ्योरम है ये हर तरीके के गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड है। ओके, चाहे वो स्फेरिकल हो या चाहे कोई सा भी शेप हो उसका, वो ये जो टोटल फ्लक्स होगा ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। नोट फर्स्ट, अगर सपोज ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज बहुत सारे चार्ज रखे हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 और एक चार्ज -Q4 है और -Q5 है, ऐसी सोन अप टू बहुत सारे हैं। तब इस पूरे गॉसियन सरफेस से पास होकर जाने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा इस वाले गॉसियन सरफेस से पास होकर जाने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड दिस सरफेस। टोटल चार्ज कितना है इसमें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5। ओके, तो यहाँ पर इस वाले गॉसियन सरफेस के लिए जो हमारे पास फ्लक्स मिलेगा वो इतना होगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसे नोट कर लीजिए। गॉसेस थ्योरम is valid for any closed surface, for any closed surface. Okay, it is not depend on shape and size, and not depend on shape and size। तो जो क्लोज सरफेस है उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वो चाहे कोई सा भी साइज क्यों ना हो, गॉसेस थ्योरम उसके लिए हमेशा वैलिड होगी। ओके फ्रेंड्स, थर्ड जो है नोट, सपोज अब चार्ज जो है अंदर ना होकर के कहीं बाहर है। सपोज ये गॉसियन सरफेस है हमारे पास कोई, यहाँ पर चार्ज रखा है +Q, ठीक है।
तो इससे पास होकर के जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे। ठीक, एक एरिया यहाँ पर है S1 और एक एरिया यहाँ पर है S2। ठीक, अब यहाँ पर से जब यहाँ पर फ्लक्स अंदर की ओर को एंटर कर रहा है, यहाँ पर जो है इस एरिया से फ्लक्स अंदर की ओर को एंटर कर रहा है, तो जब कभी भी फ्लक्स एंटर करता है तो उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, तो ये माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, और जब कभी भी फ्लक्स बाहर की ओर को जाता है, क्लोज सरफेस एरिया से बाहर की ओर को निकलता है, तो हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो होगा प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इससे पास होकर जाने वाला, जो फाई टोटल होगा वो होगा फाई वन प्लस फाई टू। ओके, फाई वन की वैल्यू हमारे पास माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई टू की वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा आप, जब कभी भी फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में एंटर करता है या प्रवेश करता है तो उसे हम नेगेटिव में लेंगे, और जब फ्लक्स क्लोज सरफेस एरिया से बाहर की ओर को निकलता है तो हम उसे पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आउटसाइड कहीं चार्ज रखा होगा तब इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, वो 0 होगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हम करेंगे गॉसेस लॉ का यूज करते हुए कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन। ओके, अब हम गॉसेस थ्योरम का यूज करके कूलम्ब्स लॉ फाइंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। derive the Coulomb's law by using Gauss's theorem। derive Coulomb's law by using Gauss's theorem by using Gauss's theorem। ओके, गॉसेस थ्योरम का यूज करके कूलम्ब्स लॉ हमने डिराइव करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सपोज ये एक आइसोलेटेड चार्ज है Q, किसी पॉइंट O पर रखा है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ठीक है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। कंसिडर an isolated charge plus Q at point O। ठीक है, अब also let OP is equal to R है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट P से पास होकर जाने वाले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ओके, let us draw a spherical Gaussian surface pass through this point P। ओके, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। Let us draw a spherical Gaussian surface pass through point P। ठीक है, जिसकी रेडियस R है। ओके, अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसिडर कर लेंगे। ये इसका छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है, जिसका जो एरिया वेक्टर है वो उसके ठीक परपेंडिकुलर है, ds। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ds है और एरिया वेक्टर इसका ds इसके ठीक परपेंडिकुलर है। और इस पॉइंट O की और इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके ठीक बाहर की ओर को होगा E। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इसके ठीक बाहर की ओर को होगी, ठीक। तो यहाँ पर ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस छोटा सा जो एलिमेंट है इससे पास होकर के जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा ई डॉट डी एस। ओके, तो कंसिडर अ स्मॉल एरिया, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया डी एस, ठीक है। ये डी एस जो है हमने एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया। नाउ the small amount of flux, now the small amount of flux pass through this elementary area, pass through the elementary area is, ठीक है। तो कितना होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ओके, अब चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल 0 होगा, तो ये हो जाएगा ई डी एस के ही बराबर। ओके, इसे इक्वेशन 1 कर दो। ओके फ्रेंड्स, तो आप टोटल फ्लक्स निकाल देंगे, देयरफॉर द टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो क्या होगा, इसी का हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, ठीक है। अब ई तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो तो ये आ जाएगा ई इंटीग्रल डी एस, ठीक है। अब ये जो डी एस है क्लोज्ड इंटीग्रल, ये इस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है, तो कितना आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, अब गॉसेस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, गॉसेस थ्योरम से हमको पता है ये जो क्लोज सरफेस एरिया है इससे पास होकर के जाने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है जो टोटल फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन 3 कह देंगे। ओके, अब ये इक्वेशन 3 भी टोटल फ्लक्स है और इक्वेशन 2 में भी हमें टोटल फ्लक्स मिला है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वेट कर देंगे। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक। तो क्या मिल जाएगा हमें, E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर से E की वैल्यू मिल जाएगी हमें, E इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, Q अपॉन ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई ε0 r²। ओके, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P मिल गया। ओके, अब अगर हम इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज पुट कर दें, इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज पुट कर दें, तब इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है टेस्ट चार्ज, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा यहाँ पर उस टेस्ट चार्ज में, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ओके, नाउ लेट अस पुट अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P। नाउ let us put a test charge Q naught at point P, then the force acting on charge Q naught is, then the force acting on चार्ज Q नॉट इज, कितना फोर्स लगेगा उसमें, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ओके फ्रेंड्स, जब इस Q नॉट चार्ज को पॉइंट P पर रखेंगे हम, तो पॉइंट P पर तो
इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पुट कर रहे हैं, तो उस क्यू नॉट चार्ज पर हमेशा एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ओके, और उस फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम इक्वेशन 5 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 4 से E की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 4 वी गेट F इज इक्वल टू क्यू नॉट। E की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। क्या E की वैल्यू? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे? implies that F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यही क्या है? कूलम्स लॉ। ओके, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म में है। ओके फ्रेंड्स, तो यही क्या है? कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो हमने गॉसेस थ्योरम का यूज करके कूलम्स लॉ को डिराइव किया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में आता है, ये बहुत बार आया हुआ है पहले, तो इसे भी आप सीख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉसेस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।